आज के इस लीगल वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत आने वाली धाराओं अर्थात धारा 1 से धारा 110 तक का संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अध्याय 1 में आता है प्रारंभिक। धारा 1 में बताया गया है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 1 की उपधारा 1 में बताया गया है इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। धारा 1 की उपधारा 2 में बताया गया है इस संहिता के अध्याय 9, 11 और 12 से संबंधित उपबंधों से भिन्न उपबंध नंबर क पे है नागालैंड राज्य को, नंबर ख पे है जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे, किंतु संबंध राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंधों या उनमें से किसी को यथास्थिति संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्र या उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक या परिणामिक उपांतरों सहित लागू कर सकेगी जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। इस धारा में जनजाति क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे और जो शिलोंग नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न है। धारा 1 की उपधारा 3 में बताया गया है यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे भारत सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। धारा 2 में बताया गया है परिभाषा है। धारा 2 की उपधारा ए में श्रवण दृश्य इलेक्ट्रॉनिक की परिभाषा बताई गई है। बी में जमानत की परिभाषा को बताया गया है। सी में जमानती अपराध के बारे में बताया गया है। डी में जमानत पत्र के बारे में बताया गया है। ई में बंध पत्र के बारे में बताया गया है। एफ में आरोप के बारे में बताया गया है। जी में संज्ञेय अपराध के बारे में बताया गया है। एच में परिवाद के बारे में बताया गया है। आई में इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के बारे में बताया गया है। जे में उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। के में जांच के बारे में बताया गया है। एल में अन्वेषण के बारे में बताया गया है। एम में न्यायिक कार्रवाई के बारे में बताया गया है। एन में स्थानीय अधिकारिता के बारे में बताया गया है। ओ में असंज्ञेय अपराध के बारे में बताया गया है। पी के अंतर्गत अधिसूचना के बारे में बताया गया है। क्यू में अपराध के बारे में बताया गया है। आर में पुलिस थाने का भाषांतर अधिकारी के बारे में बताया गया है। एस में स्थान के बारे में बताया गया है। टी के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। यू में पुलिस थाने के बारे में बताया गया है। वी में लोक अभियोजक के बारे में बताया गया है। डब्ल्यू के अंतर्गत उपखंडों को बताया गया है। एक्स में समन मामले को बताया गया है। वाई में पीड़ित को बताया गया है। जेड में वारंट मामला को बताया गया है। धारा 3 में निर्देशों का अर्थ लगाना बताया गया है। धारा 4 के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। धारा 5 में व्यावर्ती बताया गया है। अगला आता है अध्याय 2। अध्याय 2 के अंतर्गत टॉपिक है, उसका नाम है दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। यह धारा 6 से शुरू होता है। धारा 6 में दंड न्यायालयों के वर्ग के बारे में बताया गया है। धारा 7 में प्रादेशिक खंड के बारे में बताया गया है। धारा 8 में सेशन न्यायालय के बारे में बताया गया है। धारा 9 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के बारे में बताया गया है। धारा 10 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि के बारे में बताया गया है। धारा 11 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है। धारा 12 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता के बारे में बताया गया है। धारा 13 में स्थानीय मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। धारा 14 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट। धारा 15 में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। धारा 16 में आता है कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। धारा 17 में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। धारा 18 में बताया गया लोक अभियोजक। धारा 19 में बताया गया सहायक लोक अभियोजक। धारा 20 में बताया गया है अभियोजन निदेशालय। अगला अध्याय आता है अध्याय 3। अध्याय 3 के अंदर टॉपिक उसका नाम है न्यायालयों की शक्ति। यह धारा 21 से शुरू होता है। धारा 21 में बताया गया न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं
धारा 22 में दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। धारा 23 में दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। धारा 24 में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। धारा 25 में एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामलों में दंडादेश। धारा 26 में बताया गया है शक्तियाँ प्रदान करने का ढंग। धारा 27 में बताया गया है नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ। धारा 28 में बताया गया है शक्तियों को वापस लेना। धारा 29 में बताया गया है न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना। अगला अध्याय आता है अध्याय 4। अध्याय 4 में जो टॉपिक है उसका नाम है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता। यह धारा 30 से शुरू होता है। धारा 30 में बताया गया वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। धारा 31 में बताया गया जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। धारा 32 में बताया गया पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। धारा 33 में बताया गया है कुछ अपराधों की सूचना जनता द्वारा दिया जाना। धारा 34 में बताया गया है ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य है। अगला अध्याय अध्याय 5। अध्याय 5 के अंतर्गत जो टॉपिक है उसका नाम है व्यक्तियों की गिरफ्तारी। यह धारा 35 से शुरू होता है। धारा 35 में बताया गया पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। धारा 36 में बताया गया गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। धारा 37 में बताया गया है पदाभिहित पुलिस अधिकारी। धारा 38 में बताया गया गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। धारा 39 में बताया गया नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। धारा 40 में बताया गया प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसे गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। धारा 41 में बताया गया है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। धारा 42 में बताया गया है सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। धारा 43 में बताया गया है गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। धारा 44 में बताया गया है उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। धारा 45 में बताया गया है अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। धारा 46 में बताया गया है अनावश्यक अवरोध न करना। धारा 47 में बताया गया है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना। धारा 48 में बताया गया है गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नातेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता। धारा 49 में बताया गया गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी। धारा 50 में बताया गया है आक्रामक आयुधों अर्थात विपन्स का अधिग्रहण सीज करने की शक्ति। धारा 51 में बताया गया है पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। धारा 52 में बताया गया है बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा। धारा 53 में बताया गया गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। धारा 54 में बताया गया गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। धारा 55 में बताया गया जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया। धारा 56 में बताया गया गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा। धारा 57 में बताया गया गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना। धारा 58 में बताया गया है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना। धारा 59 में बताया गया है पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। धारा 60 में बताया गया है पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन। धारा 61 में बताया गया है निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति। धारा 62 में बताया गया गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अनुसार ही किया जाना। अगला अध्याय आता है अध्याय 6। अध्याय 6 के अंतर्गत जो टॉपिक आता है उसका नाम है हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। क्या पॉइंट दिया हुआ है समन। समन धारा के शुरू होता है धारा 63 से। धारा 63 में बताया गया है समन का प्रारूप। धारा 64 में बताया गया है समन की तामील कैसे की जाए। धारा 65 में बताया गया है निगमित निकायों फर्मों और सोसाइटियों पर समन की तामील। धारा 66 में बताया गया है जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब तामील। धारा 67 में बताया गया है जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया।
धारा 68 में बताया गया है सरकारी सेवक पर तामील। धारा 69 में बताया गया है स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील। धारा 70 में बताया गया है ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत। धारा 71 में बताया गया है साक्षी पर समन की तामील। का पॉइंट है गिरफ्तारी का वारंट। इसे धारा 72 से शुरू होता है। धारा 72 में बताया गया गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि। धारा 73 में बताया गया है प्रतिभूति के लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। धारा 74 में बताया गया है वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे। धारा 75 में बताया गया है वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। धारा 76 में बताया गया पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। धारा 77 में बताया गया वारंट के सार की सूचना। धारा 78 में बताया गया गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना। धारा 79 में बताया गया वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है। धारा 80 में बताया गया है अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। धारा 81 में बताया गया अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। धारा 82 में बताया गया है जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया। धारा 83 में बताया गया है उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए। ग पॉइंट है उद्घोषणा और कुर्की। यह धारा 84 से शुरू होता है। धारा 84 में बताया गया फरार व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा। धारा 85 में बताया गया फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। धारा 86 में बताया गया है उद्घोषित व्यक्ति के संपत्ति की पहचान और कुर्की। धारा 87 में बताया गया है कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। धारा 88 में बताया गया है कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना। धारा 89 में बताया गया है कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील। अगला पॉइंट है घ पॉइंट। घ में बताया गया है आदेशिकाओं संबंधी अन्य नियम। यह धारा 90 से शुरू होता है। धारा 90 में बताया गया है समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। धारा 91 में बताया गया है हाजिरी के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र लेने की शक्ति। धारा 92 में बताया गया है हाजिरी का बंद पत्र या जमानत पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी। धारा 93 में बताया गया है इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतः समनों और गिरफ्तारी के वारंट को लागू होना। अगला अध्याय 7 में बताया गया है चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। यह धारा 94 से शुरू होता है। धारा 94 में बताया गया है दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन। धारा 95 में बताया गया है पत्रों के संबंध में प्रक्रिया। अब खा पॉइंट है तलाशी वारंट। यह धारा 96 से शुरू होता है। धारा 96 में बताया गया है तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। धारा 97 में बताया गया है उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूट रचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। धारा 98 में बताया गया है कुछ प्रकाशनों के संप्रत होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। धारा 99 में बताया गया है संपहरत की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन। धारा 100 में बताया गया है सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। धारा 101 में बताया गया है अपहृत महिलाओं को वापस करने के लिए विवाह करने की शक्ति। अगला पॉइंट होता है ग पॉइंट। ग पॉइंट में आता है तलाशी संबंधी साधारण उपबंध। यह धारा 102 से शुरू होता है। धारा 102 में बताया गया है तलाशी वारंटों का निर्देश आदि। धारा 103 में बताया गया है बंद स्थान के बाहर साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। धारा 104 में बताया गया है अधिकारिता के पर तलाशी में पाई गई चीजों का वयन। घ में बताया गया प्रकीर्ण। यह धारा 105 से शुरू होता है। धारा 105 में बताया गया श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेख करना। धारा 106 में बताया गया है कुछ संपत्ति को अभिग्रहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। धारा 107 में बताया गया है संपत्ति की कुर्की, जब्ती या वापसी। धारा 108 में बताया गया है मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है। धारा 109 में बताया गया है पेश की गई दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति। धारा 110 में बताया गया है आदेशिकाओं के बारे में
व्यतिकारी व्यवस्था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।